हेलो दोस्तों, आज हम आपको उसी के आगे बताएंगे जो कि पिछले क्लास में बताए थे। ऑक्सीजन का हम ट्रांसपोर्ट तो देख लिए थे, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हमने देखा था ना, क्या देखा था क्या पढ़ा था ना। तो हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, जिसमें मुख्यतः वो किस तरह ट्रांसपोर्ट रहा था, उनका माध्यम क्या था, ब्लड था ना, जिसमें उनका मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था अर्थात कार्य कर रहा था ब्लड में उपस्थित, वो था हमारा आरबीसी। क्या था? आरबीसी। ये किसके लिए था? ऑक्सीजन के लिए। और कुछ मात्रा में प्लाज्मा भी थी जो कि घुलित अवस्था में कार्य करती थी। तो उसी तरह इसका भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि इसकी ये भी उसी तरह ट्रांसपोर्ट होती है, बशर्ते ये उसके जस्ट विपरीत होता है। अर्थात विपरीत का तात्पर्य, जहां पर आप ऑक्सीजन का मान ज्यादा देखते थे वहां पर CO2 का मान कम देखते थे ना, और जहां पर CO2 का मान ज्यादा देखते थे वहां पर O2 का मान कम देखते थे ना। तो उसी में हम पढ़ेंगे कि CO2 का किस प्रकार ट्रांसपोर्ट हो रहा था। सॉरी। तो देखो, अगर CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसमें पहला आता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है, इनमें मुख्यतः 3 प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका जाना अर्थात इसका स्थानांतरण होना, ये इसका ट्रांसपोर्ट है। ओके, ये होता है लगभग 20 से 25% आरबीसी के द्वारा। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्सेल्स, लाल बधिर कणिकाएं, जो कि उपस्थित कहां पर होती हैं? ब्लड में ना। तो ये ब्लड में उपस्थित आरबीसी के द्वारा 20 से 25% की मात्रा में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है हमारे बाइकार्बोनेट के द्वारा। बाइकार्बोनेट ये है हमारा H2CO3, क्या? बाइकार्बोनेट के द्वारा। इसके अलावा तीसरी अवस्था में अगर हम बात करें तो तीसरी अवस्था में आता है हमारा प्लाज्मा, तो जो कि एक प्रकार से ब्लड का ही भाग होता है, भाग नहीं भाग होता है, उसका हिस्सा होता है, किसका? ब्लड का। तो ये 60% भाग प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। तो अब यहाँ पर देखो एक वर्ड आता है कार्मिनो हीमोग्लोबिन। उसमें क्या बोले थे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन आप समझ लेना, हीमोग्लोबिन वही हीमोग्लोबिन जो ले जाने के कार्य किसको कर रहा था? ऑक्सीजन का। आपको एग्जांपल बताया था ना, एक बस के माध्यम जो बच्चे लाए जा रहे थे, तो वही बात है कि जो जिस तरह हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन जुड़ता था तो उसका क्या नाम बोले थे हम? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी प्रकार अब यहाँ पर ये कार्मिनो क्या बोल रहा है कि जब हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है अर्थात Hb से प्लस CO2 जब जुड़ता है तो ये कहलाता है कार्मिनो हीमोग्लोबिन। ओके, ये जब हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो उस तत्व को, उस टॉपिक को क्या बोलते हैं? कार्मिनो हीमोग्लोबिन। आई बात समझ? तो जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है, समझ तो आ रहा है ना भाई? तो देखो, अब कुबक्या में जो होता है ना, कुबक्या अगर दिमाग में आता है तुरंत आपको फट से दिमाग में याद आ जाना चाहिए कि कुबक्या कहाँ पर होती है? हमारी लंग में कुबक्या में उपस्थित होती है, जहां पर ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा कितनी होती है? कहाँ पर किसकी ज्यादा होती है? आपको याद होनी चाहिए। वहां पर मात्रा ज्यादा होती है O2 की अर्थात हमारे ऑक्सीजन की, और CO2 की मात्रा कम थी। तो वहां पर हम आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताए थे कुछ पॉइंट, ये कि यहाँ कुबक्या में PO2 अधिक होता है, इसके अलावा pH का मान अधिक होता है अर्थात ये क्षारकता प्रदर्शित करते हैं। अब जब pH का मान अधिकता है तो जाहिर सी बात है H+ आयन का मान जो होगा वो कम होगा। इसके अलावा वहां पर टेम्परेचर का भी मान कम होता है, और उत्को में हम क्या देखे थे? PCO2 का मान अधिक रहता था और pH का मान कम रहता था, जिसके फलस्वरूप H+ आयन की सांद्रता ज्यादा रहती थी। इसके अलावा जब pH का मान कम है अर्थात 7 से नीचे है तो अम्लीयता प्रदर्शित करेगी। इसके अलावा उसमें तापमान भी
कारक बनती है। तो इतना बात समझ में गए, ये क्या हुआ, समझ में आया ना कुछ? तो समझ में क्या आया, अब इसका हम ट्रांसपोर्टेशन बताते हैं किस प्रकार हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे देखो, जब हीमोग्लोबिन अर्थात हमारा ये हार्ट हो गया, ये हमारा हृदय हो गया, ये हमारा लंग हो गया, ये हमारा आर्गन हो गया ना। अब देखो ये हार्ट हो गया, ये लंग हो गया, ये आर्गन हो गया ना। तो अब यहां से जब आता है ब्लड, अब जब लंग से चल करके ये ब्लड हमारे किसी आर्गन में पहुंचता है, तो ये शुद्ध रक्त आ रहा है अर्थात शुद्ध ब्लड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इस आर्गन में जब पहुंचेगा तो इस ब्लड में क्या था, वो लेकर के आया था हीमोग्लोबिन के साथ साथ प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लाया था ना। तो ऑक्सीजन लाया था, ये भी आपको बताए थे, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणुओं को बाइंड करता है, 4 ऑक्सीजन को, बोले थे ना आपको। तो इस आर्गन में यहां पर आया, इतना बात हम समझ गए थे। अब यहां पर जो आर्गन है यहां पर उपापचय होगा, जैसे हम भोजन वाले चैप्टर में पढ़े थे, नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे कि हम भोजन ग्रहण करने के पश्चात ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं आई थी, हार्मोनल प्रक्रियाएं थी, एंजाइम प्रक्रिया आई थी, या फिर अन्य कई ऐसे स्राव हुआ था। तो आज के सहायता से हमारा भोजन का पाचन हुआ था, तो उसके फलस्वरूप हमने देखा था वेस्ट पदार्थ ना, वेस्ट पदार्थ निर्मुक्त हुए थे। तो उसी प्रकार जिस तरह से भोजन के द्वारा वेस्ट पदार्थ हमारा कुछ निकला था, उसी प्रकार जो ब्लड का उपापचय होता है, ये ब्लड का भी उपापचय होता है, ये भी ध्यान देना, केवल भोजन का ही नहीं होता। तो ब्लड के उपापचय के फलस्वरूप निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, अब इस आर्गन से निकलेगा CO2, CO2 निकलेगा ना। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर अब इसको ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन इसको बांध लेगी, किसमें, CO2 को बांध लेगी। ये भी ध्यान देना, आपको बताए थे कि 100 ml ब्लड जो होता है वे एक बार में लगभग 25% ऑक्सीजन प्रदान कर रहा था, किसको, आर्गन को। अब ये हीमोग्लोबिन जब यहाँ पर आएगा लगभग 25% भाग जो है ऑक्सीजन इसको देगा, और यहाँ से कितना लेता है, वो लेता है यहाँ से लगभग 4 ml CO2। क्या लेता है, यहाँ से ले लेगा, दिया तो 25% और ले कितना रहा है, ये उससे कहीं कम ले रहा है। जैसे अगर ये 25% मतलब हम क्या बोला था, 5 ml, 20 ml 100 ml ब्लड जो था वे लगभग 100 नहीं, आपको बताए थे हीमोग्लोबिन, अगर उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है उस ब्लड में, तो वो 100 ml ब्लड में ऑक्सीजनित जो कि लगभग 20 ml ऑक्सीजन को वहन कर सकती थी, ट्रांसपोर्ट कर सकती थी। तो यहाँ पर देखना कि ब्लड 20% तो लेकर आया था, लेकिन दिया कितना था, 25% अर्थात 5 ml दिया था ना। आई बात समझ में इतना? तो इन्होंने 5 ml तो दिया था, लेकिन 5 ml दिया और CO2 को कितना लिया, CO2 लेता है ये लगभग 4 ml लेता है। ये बात ध्यान देना, ये यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं 100 ml भी ऑक्सीजन रक्त द्वारा कुपिका में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा मुक्त होती है। तो इस आर्गन से यहाँ पर 4 ml, ये देख लेना, ये 4 लिखा गया है, 4 ml ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन इसको ले लेता है और यहाँ से चल देता है आर्गन से। अब यहाँ से चलेगा ना, अब यहाँ से जब चलेगा तो ये यहाँ पर जब लंग में पहुंचेगा तो यहाँ पर किसकी सांद्रता अधिकतर रहेगी, यहाँ पर सांद्रता अधिकतर रहेगी किसके,
ऑक्सीजन की सांद्रता अधिकतर रहेगी। तो अब जिस प्रकार जब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन आया था ना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आया था, तो जब वो आर्गन में पहुंचा अर्थात ऊतक में पहुंचा तो ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल यहाँ पर अधिकता थी। किसकी थी? अधिकता थी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर अधिक थी और ऑक्सीजन का लेवल कितना था? ऑक्सीजन का लेवल कम था। कहाँ पर? हमारे ऊतक में। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल अधिक होने से ये ऑक्सीजन जो है इसको मिल जाता है। अब यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया अर्थात ऑक्सीजन का वहाँ से विस्फोरण हो जाता है, अर्थात कुछ अणुओं का टूट जाता है जिससे CO2 वहाँ पर जुड़ जाता है। अब उसी प्रकार जब यहाँ पर ये CO2 लेकर जाता है, ये अब दूषित रक्त हो गया अर्थात विऑक्सीकृत रक्त होगा। तो यहाँ पर जब ये लंग में पहुँचेगा तब यहाँ पर किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? यहाँ आप देखेंगे CO2 की मात्रा कम रहेगी और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। और जब ये जो नली है ये विशल आपको दिख रही है, तो ये जो आएगी ऊपर इस लंग में, तो अब यहाँ पर संख्या इसकी ज़्यादा है। तो अब इसकी संख्या ज़्यादा होने के कारण ये जो CO2 आया था ना हीमोग्लोबिन से जो था ये अब यहाँ से ये निकल जाता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर इसकी सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ पर ये ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ पर इसका ज़्यादा कब्जा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ले लेता है और ये इसको इसमें विस्तारित कर देता है। अब देखो इतने बात आई ना समझ में कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार गया, किस प्रकार यहाँ पर टूट गया। तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया गया। ये क्या है? लंग में उपस्थित कोशिका में छोड़ दिया गया। अब कोशिका में जब वो छोड़ा जाएगा तो वो सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त नहीं होता। ये जो ब्लड ले जा रहा है ना, तो ये सीधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता, ये रहता है हमारे H+ और HCO3- में। H+ और CO3- में, HCO3- में। तो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता RBC में उच्च, कहाँ पर? रेड ब्लड कार्सेल्स में उच्च और प्लाज्मा में निम्न होती है। ये बात ध्यान रखना। तो देखो हम अपना प्रोसेस को करते हैं कि यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था, ये जब ले गया कोशिका में छोड़ा तो यहाँ पर मुख्यतः ये बनता है। अब क्योंकि ये जो होता है इसके रूप में तो हम इसको बाहर निकाल नहीं सकते, तो अब यहाँ ये वहन करता है ऊतकों में मुख्यतः ये HCO3 के रूप में। अर्थात ये जो हमारा ऊतक ना वे मुख्यतः किसको स्टोर करके रखता था? H2CO3 को, जो कि बाद में कोशिका में पहुंचता है लंग में, तो ये चेंज हो जाता है इसी एंजाइम की सहायता से ये CO2 और H2O के रूप में। अब CO2 के रूप में जब परिवर्तित होता है तो ये हमारे वातावरण में मिल जाती है। ओके, अर्थात निःशोषण हो जाता है। ये एंजाइम का काम यही होता है कि ये CO2 प्लस H2O से H2CO3 भी बना देता है और H2CO3 से HCO3 प्लस H+ आयन भी बना देता है। अर्थात ये रिवर्सिबल होती है। जिस प्रकार रिवर्सिबल ये पूरा सिस्टम ही चल रहा है ऑक्सीजन और CO2 का, कि मतलब ये ऑक्सीजन को ले जाया जा रहा है और CO2 को ले आया जा रहा है ना। तो इतना बात है समझ में। तो देखो ये तो खत्म हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ये पॉइंट याद रखना कि 100 ml विऑक्सीजनेट रक्त द्वारा कोशिका में लगभग CO2 के 4 ml मात्रा मुक्त होती है, यहाँ पर आपको बता दिए। तो उसी प्रकार देखो NCERT जो होती है ना, हम आपको NCERT में तो लिखा है ये, लेकिन आप ये समझेंगे तो आपको एक लाइन में लगभग 10 लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको पढ़ने के पश्चात यदि आपके पास NCERT है ना, तो NCERT यदि है आपके पास उसको जरूर से जरूर पढ़ें। हम उससे ज़्यादा बाहर में पढ़ाने की कोशिश नहीं करें, बस हम इतना ही बाहर से लेने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछे। अगर ये इंटर है 11th है तो ये NCERT समझ लेना आप इन 2 सालों में। अगर आपके पास NCERT बुक नहीं है, उसके अलावा आप कोई बुक पढ़ते हैं, तो अगर मेरे जो सजेशन लोगे तो मैं NCERT के सजेशन दूंगा, क्योंकि जो NCERT होती है ना, फिलहाल जो आपके पास बुक चल रही है वो NCERT बेसिक, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आप उसको पढ़िए जितना हो सके। बाकी NCERT अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी, वो आपके इन फ्यूचर में बहुत योगदान देगी।
हमेशा वो लगभग हर जगह आपको वो महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपके पास जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो यहाँ पर आप यदि आप होगा आपके पास, तो उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा आपके पास बुक होगा तो उसमें भी आप क्वेश्चन लगाइए, इसको लगाइए। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा, इस बुक के अलावा यदि आपको कहीं और से बुक मिलती है या फिर अपडेटिव क्वेश्चन मिलते हैं न्यूमेरिकल वाइज या फिर जो विकल्पी जैसे बोलते हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन करिए, तब आपका तैयार होगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे समझेंगे कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो एक क्वेश्चन से आप कहीं ज़्यादा जब उस क्वेश्चन में फंसेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते ढूंढते आप कई चीज़ें देखेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएंगे। अर्थात उसको जब खोलेंगे तो आपको और सारे चीज़ें देखने को मिलेंगे, जिससे आप खुद नॉलेज आपका बढ़ेगा। ओके, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लीजिए, ये कोई प्रेशर नहीं है, एकदम फ्रेश होकर पढ़ो। ओके, थैंक यू।